ये देखें कि ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है। आने के बाद 2014 के इन्होंने हर खाई को बड़ा किया है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में उन्माद हो, जो हमें लगातार दिखाई दे रहा है, या फिर रीजनलिज्म हो, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करना, या फिर हिंदू और मुसलमान, और जरा सी इनको जगह मिली तो इन्होंने खालिस्तान का मुद्दा भी दोबारा से उठाया। तो ये सारी चीजें ये लगातार उठाते रहे हैं, करते रहे हैं, ये इनका काम है। ये सरकार चलाने के लिए नहीं आए थे। 10 साल में सरकार चलाना सीख सकते थे, लेकिन वो इनका मकसद ही नहीं था कि ये सरकार चलाना सीखें। ये गरीबी को दूर करने के लिए आए हों, ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए आए हों, ये साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने के लिए आए हों। जो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें कह रहा है, यानी प्रियम्बल ही कह रहा है कि दोस्ती, आपस में भाईचारा, ये सबसे बड़ी वैल्यूज हैं जिसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, हमारा संविधान कह रहा है। ये वो सब कुछ करने नहीं आए रहे हैं कि एनआरसी में क्या होने जा रहा है। एक आम शहरी की शहरियत पर सवाल उठने जा रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सवाल उठ रहा है, जो इन्होंने उठा दिया है कि कुछ धर्मों के लोगों को हम अपने यहाँ शहरियत दे देंगे और उन्हें कोई कागज नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अपने देश के अंदर लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा। कितने लोगों के पास कागज होगा? सवाल मुसलमानों का है ही नहीं। सवाल यह है कि गांव के अंदर एक दलित के पास क्या कागज हैं? सवाल यह है कि एक एसटी के पास, ट्राइबल्स के पास क्या वो कागज हैं? और फिर जब आपका तंत्र उनसे कागज मांगेगा तो कौन सा कागज रिजेक्ट कर देगा और कौन सा कागज को एक्सेप्ट करेगा? ये एम्प्लीफाई करते हैं क्योंकि इनका पूरा कब्जा है मीडिया के ऊपर। इश्तिहार बनाते हैं मुसलमानों पे हमले का, पर उसके पर्दे में कितने और हमले चल रहे हैं वो नहीं मालूम। जो सीए और एनआरसी का मामला था जी, में इनसे शुरू में गलती हो। इनको ये अंदाजा नहीं था कि सबसे पहले आग लगेगी इस मुद्दे के ऊपर तो वो असम में लगेगी, और वही हुआ। और आज भी असम में आग लगी हुई है इस मुद्दे को जब दूसरी बार उठाया है। मुसलमान इस बार खामोश है क्योंकि वो इस नजर से देख रहा है इस पूरे मुद्दे को कि ये उभारा गया है इलेक्शन के लिए। यानी बड़ा एजेंडा जो आरएसएस का फैशिज्म का है वो एक तरफ है, लेकिन उसके मल्टीपल यूज होता है किसी एक फैक्टर का। तो इसका इस्तेमाल ये इस इलेक्शन में करने जा रहे हैं। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में सियासत हो रही है, ये 24 घंटे की सियासत है देश में। तो और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और प्रधानमंत्री तो हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं। ये इस बात को तो विरोधी भी कहते हैं और बीजेपी वाले तो इसे गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव? मुद्दे क्या वही हैं जिन मुद्दों के सहारे लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, आपकी गरीबी, ये तमाम मुद्दे हैं क्या? लग तो नहीं रहा। लग ये रहा है कि सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तभी तो आखिरी वक्त पे एन मौके पर बीजेपी से लेकर आई। क्या मायने हैं इसके? क्या समाज में उसी तरह से प्रतिक्रिया होनी चाहिए जिस तरह से प्रतिक्रिया पहले हुई थी? और इस वक्त जो शांति है उस शांति को कैसे पढ़े? हमारे साथ मशहूर शायर वैज्ञानिक गौर रजा साहब हैं। गौर साहब, स्वागत है आपका। बेहद शुक्रिया बुलाने के लिए रहमानी साहब। सर, ये बताइए कि सीए जो आया, इसके आने, इसकी टाइमिंग को लेकर जो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि एक चुनावी प्रोस्पेक्टिव से आप लेकर आए हैं, चुनाव को पोलराइज कराने के लिए लेकर आए, क्या ये आपको वाजिब लगता है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही थी बहुत पहले से कि हम तो लेकर आएंगे। अमित शाह कह रहे थे कि चुनाव से पहले तो लेकर ही आऊंगा, और खासतौर पर जब बंगाल में जाते थे तो बहुत जोर देकर कहते थे। क्या ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है बीजेपी के लिए कि चुनाव से पहले लेकर आएंगे? उन्हें लगता है कि इसके मुद्दे के सहारे वो जीत जाएंगे या पोलराइज कर देंगे पूरे चुनाव को? इसको हमें सीए और एनआरसी को खास तौर से जी, आरएसएस के एजेंडे की तरह से देखना चाहिए। आरएसएस अगर हम देखें तो
हिटलर का जो कुछ कहना था, फैशिज़्म था, वहाँ से पैदा हुई थी और वहाँ ज्यूज़ के ऊपर ज़ुल्म था। यहाँ शुरू से ही उनका अपना एजेंडा था हिंदू और मुसलमान के बीच में नफ़रत पैदा करना। बहुत बार कहा जाता है कि पाकिस्तान बना मुस्लिम लीग की वजह से, जो सही भी है, लेकिन उतना ही हाथ हिंदू कम्युनलिज़्म का भी था, जितना मुस्लिम कम्युनलिज़्म का था। और ये कह रहे थे कि भई आज़ादी की जंग में पार्टिसिपेट इसलिए मत करो कि हमें अपनी एनर्जीज़ को कायम रखना है आज़ादी के बाद मुसलमानों से निपटने के लिए। तो इनका एक बड़ा एजेंडा हमेशा से रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की बात हो, 90 साल से, 100 साल से लगभग एक फैशिज़्म का एजेंडा रहा है। इनकी जो सबसे बड़ी दुखती रग थी, वो ये थी कि मुसलमान फैशिज़्म को तो फैशिस्टों को तो वो कुछ करने के लिए मिल गया जो जो उन्होंने पाकिस्तान में किया और फिर बांग्लादेश को तोड़ा और अलग किया उसको और मुल्क के टुकड़े किए, ये सब करने को मिल गया उनको। इन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पर सेक्युलर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद थी और उसमें कम्युनिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ था कि वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर एक माहौल पैदा किया उन्होंने इस देश के अंदर। पर ये अपने एजेंडा पे कायम रहे। अब 2014 के बाद इनको ये मौका मिल गया, तो वो अपने एजेंडा को एक-एक करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात हुई कि उन्होंने कोई ढका-छुपा नहीं रखा था मुल्क के अंदर कि हम ये सब करेंगे आकर के। हम लव जिहाद की बात करेंगे, हम सारे इमोशनल मुद्दों को उठाएँगे और सिर्फ़ आप ये देखें कि ये हिंदू-मुसलमान वाला मामला नहीं है। आने के बाद 2014 के इन्होंने हर खाई को बड़ा किया है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में उन्माद हो, जो हमें लगातार दिखाई दे रहा है, या फिर रीजनलिज़्म हो, यानी फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करना, या फिर हिंदू और मुसलमान और ज़रा-सी इनको जगह मिली, तो इन्होंने खालिस्तान का मुद्दा भी दोबारा से उठाया। तो ये सारी चीज़ें ये लगातार उठाते रहे हैं, करते रहे हैं, ये इनका काम है। ये सरकार चलाने के लिए नहीं आए थे। 10 साल में सरकार चलाना सीख सकते थे। लेकिन वो इनका मकसद ही नहीं था कि ये सरकार चलाना सीखें। ये गरीबी को दूर करने के लिए आए हों, ये बेरोज़गारी को दूर करने के लिए आए हों, ये साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने के लिए आए हों। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें कह रहा है, यानी प्रिएम्बल ही कह रहा है कि दोस्ती, आपस में भाईचारा, ये सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, हमारा संविधान कह रहा है। ये वो सब कुछ करने नहीं आए थे। इन्होंने तो अभी तक संविधान भी नहीं माना था। तो ये संविधान को अंदर से करोड़ कर रहे हैं। अंदर से उसमें दीमक लगा रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि संविधान बदलना आसान नहीं है, हालाँकि ये बयान बार-बार दिया गया है। इस बीच में कम थोड़ी आवाज़ थी क्योंकि आप अगर संविधान की शपथ लेकर के आ रहे हैं और आपके पास बदलने के लिए मेजॉरिटी नहीं है संविधान को, तो आप उसमें बीच में से दीमक लगाते हैं। और एक बड़ा हिस्सा है जो बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में क्योंकि लिखा गया था जी, संविधान, इसलिए संविधान को समझे या ना समझे, ये बात ज़रूर समझता है कि संविधान हमारा है और इस वजह से उस सेक्शन को ये नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन अंदर से दीमक लगाने के लिए छूट है पूरी, अमेंडमेंट्स करते रहो। आप रूल्स बदलते रहें, आप रेगुलेशंस बदलते रहें, आप अंदर से उसको खोखला करते चले जाएँ। और सीए, एनआरसी दोनों ही उस डायरेक्शन में इनका बहुत बड़ा कदम है। इन्होंने 370 हटाया। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये हमारे देश में किसी भी सूरत से जनता की किसी भी परेशानी को दूर करने वाले मुद्दे नहीं हैं। ये सब इमोशनल है मामला और फैशिज़्म इमोशन की बेसिस के ऊपर ही कदम बढ़ाता रहता है। तो जी, एक इमोशन से दूसरे इमोशन को टच करना बहुत ज़रूरी है। उसमें इनको बहुत आसानी से मिल जाता है मुसलमान। तो जब ये हमला करते हैं संविधान के ऊपर, तो
मुसलमानों की नफ़रत की आड़ के पीछे करते हैं। हर एक हमला जो किया गया है, वो आप उस तरह से देखें, बड़े हमले मुसलमानों की नफ़रत को बढ़ा करके किए गए। लेकिन मैं फिर उस बात को एक बार ज़ोर देके कहना चाहता हूँ कि एक मस्जिद गिरा करके, एक मंदिर बना करके कितने और मंदिर तोड़ दिए गए उसके पर्दे में, हमें मालूम भी नहीं। ठीक किसी ने है। काम भी नहीं किया उसके ऊपर। मेरे पास कोई डेटा नहीं कि कितने मंदिर तोड़ दिए गए। तो इनका मकसद जो है वो तो फ़ैशिज़्म लाना है, हर एक को सहमा करके रखना है। कितने मुसलमानों के मकान तोड़े और कितने हिंदुओं के मकान तोड़े इसका कोई डेटा नहीं है। एनकाउंटर में कितने मुसलमानों को मारा गया और कितने बाकी सिटिज़न्स को ख़त्म किया गया, उसका कोई डेटा नहीं हमारे पास। ये एम्प्लीफाई करते हैं क्योंकि इनका पूरा कब्ज़ा है मीडिया के ऊपर, इश्तिहार बनाते हैं मुसलमानों पे हमले का। पर उसके पर्दे में कितने और हमले चल रहे हैं, वो नहीं मालूम है। जो सीएए ठीक। और एनआरसी का मामला था, जी। इसमें इनसे शुरू में गलती हो गई। इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि सबसे पहले आग लगेगी इस मुद्दे के ऊपर तो वो असम में लगेगी और वही हुआ। और आज भी असम में आग लगी हुई है, इस मुद्दे को जब दूसरी बार उठाया है। मुसलमान इस बार खामोश है, क्योंकि वो इस नज़र से देख रहा है, इस पूरे मुद्दे को कि ये उभारा गया है इलेक्शन के लिए। यानी बड़ा एजेंडा जो आरएसएस का फैशिज़्म का है, वो एक तरफ है, लेकिन उसके मल्टीपल यूज़ होता है किसी एक फैक्टर का, तो इसका इस्तेमाल ये इस इलेक्शन में करने जा रहे हैं। मेरा अपना जो अंदाज़ा है, वो ये है कि मुसलमान ख़ास तौर से इस मुल्क का उसने नॉर्दर्न इंडिया का मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं सदर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्दर्न इंडिया के मुसलमान ने इतनी भयानक तस्वीर देखी थी, इस कदम की कि उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी। उन्होंने सबक सीख लिया था कि हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी। सो नॉर्थ इंडिया में जितने एफर्ट्स लगाए गए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के, उसको मुसलमानों ने नकार दिया। वो मौत के साए में उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम हिंदुस्तान के अंदर ही रहेंगे, हम मुल्क छोड़ के नहीं जाएँगे। और इस डिसीजन के बाद ये डिसीजन फॉलो करता है, अगला कदम जो था वो ये था कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएँगे। एक्सक्यूज़ मी। हमें ये दिखाई देता है सिखों की पॉलिटिकल पार्टी है, मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो मुसलमानों ने ये सोचा समझा डिसीजन लिया था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएँगे अपनी। और इस 70 साल में अगर मैं पीछे मुड़ कर के देखता हूँ, तो हमें ये दिखाई देता है कि मुसलमानों ने सिर्फ़ रिलिजियस मसलों के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई। या रिलिजियस मसले ऐसे थे जो बहुत ही कल्चर के साथ घुले-मिले थे, कभी-कभी उर्दू ज़बान के लिए आवाज़ उठाई। पर ज़्यादातर अगर हम देखें तो सिर्फ़ रिलिजियस मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। सीएए का जो मूवमेंट था, ये पहला मूवमेंट मेरी ज़िंदगी का मूवमेंट है, जिसमें मुसलमान अपनी आइडेंटिटी के साथ, सेक्युलर हिंदू के साथ मिल करके एक बड़े प्रोटेस्ट को उसने ऑर्गेनाइज़ किया। और खाली यही नहीं था, बल्कि उसने औरतों को आगे किया। मुसलमानों की लीडरशिप ने औरतों को आगे किया, पहली बार औरतें निकल कर के सड़क पर आईं और उन्होंने लीड किया। मुसलमान औरतें अपनी आइडेंटिटी के साथ निकल के आईं। वरना 3 तलाक के ऊपर प्रोटेस्ट कर लिया, किसी और चीज़ पे मुँह मुबारक हो गया था, उसके ऊपर कर दिया, कहीं कुरान की शरीफ की आयतें जली हुई मिली, वहाँ प्रोटेस्ट कर दिया। ये सब हमने देखा था। पर ये अद्भुत एक मूवमेंट था, जिससे ये डर गए और सहम गए। और इसलिए इतना लंबा टाइम हमको दिखाई देता है कि जब पार्लियामेंट में पास किया, एनआरसी और सीएए और यहाँ तक मतलब ये पहुँचे कि हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो मैं जो बात यहाँ पे कह रहा हूँ, जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, वो ये है जी। कि उस बीच में हिंदू सेक्युलर, मुस्लिम सेक्युलर,
मुसलमान अपनी आइडेंटिटी के साथ एक जगह, बाकी सबकी सिंपैथी उनके साथ मुल्क के अंदर, इससे ये सहम गए थे और खामोश बैठे हुए थे। पर आरएसएस और फैशिस्ट अपना एजेंडा नहीं भूलते। सिर्फ मामला ये नहीं है, उनको ये तो मालूम ही है कि पोलराइज किए बिना, यानी नफरत फैलाए बिना वो गद्दी पर नहीं रह सकते। ये इस बीच में 2002 के खास तौर से, वैसे तो 1992 से हमें लेना चाहिए कि जब मस्जिद गिराई थी इन्होंने तब से, लेकिन 2002 के बाद से मोदी, अमित शाह और मोदी सरकार, ये इसको पूरे को मैं एक आरएसएस का नाम दे रहा हूं। ये जो आरएसएस को सबक मिला था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा कम्युनलिज्म बढ़ाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होने जा रहा है। ये लगातार सबक हासिल किया था आरएसएस ने, और इसलिए आज भी इनके पास और कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा कि धर्म की बात करो और धर्म के अंदर एग्रेसिवनेस लाओ। जो हमारे हमारे जो 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 ग्रेन है, या हमारा डीएनए है इस मुल्क का, उसमें हिंसा जो है वो कभी अच्छी नहीं समझी गई। लेकिन इनको ये मालूम है कि रामचंद्र जी को तुम्हें धनुष और बाण देना है, मर्यादा पुरुषोत्तम इनकी जरूरत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम कभी ये बात नहीं करते, और सीता को हटाना जरूरी है। तो नफरत जितनी बढ़ाओगे और जितना हिंसक चेहरा रखोगे मजहब का, धर्म का, उतना तुम्हें वोट में फायदा होने जा रहा है। लेकिन एक लिमिट से आगे बढ़ता है जब मामला, तो फिर हिंदुस्तान का डीएनए उसको रिजेक्ट करना शुरू करता है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये इसलिए भी ज्यादा बौलाए हुए हैं कि इतना इन्होंने पैसा लगाया, सारे तंत्र सरकारी इस्तेमाल किए, हर बार अपना लिया, और राम मंदिर का जो इन्होंने तमाशा किया पूरा का पूरा, उस तमाशे से उतना बड़ा फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा। ठीक। इसलिए ये जरूरी था कि ये एनआरसी और सीएए के मुद्दे को फिर से उठाएं, उसको रैकअप करें और इमोशनल बनाने की कोशिश करें। पर मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा कदम है कि इस वक्त मुसलमान चुप बैठे हुए हैं। अब अगर हम देखें तो होना क्या है, एनआरसी अगर हो मुल्क के अंदर, जो असम का हिंदू और मुसलमान जिस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, वो ये है कि नेशनल रजिस्टर हो, या ये कदम कि हम कुछ खास लोगों को इस मुल्क में नागरिकता देंगे और खास मजहब के लोगों को देंगे। उसमें ज्यूज क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आता। ये कह रहे हैं कि वहां पर उत्पीड़न हो रहा है इन मुल्कों के अंदर, इन धर्मों के लोगों का, 4 धर्मों के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है इसलिए। और कट ऑफ डेट अपनी सरकार बनने की डेट है इनकी, कि उससे पहले के सबको हम करेंगे। तो भाई ज्यूज क्यों नहीं है उसमें? उत्पीड़न तो ज्यूज का भी हुआ है और हो रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। वो उत्पीड़न कर रहे हैं तो आप उनके साथ खड़े, यानी इजराइल के साथ आपकी दोस्ती है बहुत करीबी, पर उनके लिए भी तो दिल में दर्द होना चाहिए जिनका उत्पीड़न हो रहा है। आपने ज्यूज को क्यों बाहर रखा है? आपने बाकी बहाइस को क्यों बाहर रखा है? आपने मुसलमानों को क्यों बाहर रखा है? क्योंकि ये तो हम रोज देख रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके हालात बुरे हैं, और हम ये बात कहते हैं, हमारा मीडिया कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर औरतों के और जो सेक्युलर लोग हैं उनके बेहद बुरे हालात हैं। बात यह है कि आप सेक्युलर के साथ खड़ा नहीं होना चाहते। ठीक। आपको फायदा जिससे हो रहा है, जिससे आपका एजेंडा फैशिस्ट एजेंडा और इलेक्शन जीतने का एजेंडा जिससे आगे बढ़ रहा है, आप सिर्फ वही चीजें रखना चाहते हैं। और ये संविधान के ऊपर हमला है, क्योंकि संविधान इंसान इंसान में भेद नहीं करता।
ठीक। हमको जो संविधान मिला, उसने पहली बार इस देश के अंदर ये बात कही कि औरत मर्द बराबर हैं, वरना हमारे समाज में औरत मर्द बराबर नहीं है। और उस संविधान ने ये कहा कि सारे इंसान बराबर हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, धर्म की बेसिस के ऊपर नहीं हो सकता। सारे इंसान दुनिया के बराबर हैं। और अगर कोई हमारे यहाँ आकर के सिटीज़नशिप लेना चाहता है, तो उसका एक तरीका था। इनका तरीका इसलिए बदलना पड़ा कि ये कम्युनल एजेंडा, फैसिस्ट एजेंडा को इस्तेमाल करके समाज में ठीक। पोलराइज़ेशन करना चाहते थे। मैं आसाम की तरफ वापस लौट रहा हूँ। आसाम में लोग ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि एनआरसी में क्या होने जा रहा है। एक आम शहरी की शहरियत पर सवाल उठने जा रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सवाल उठ रहा है, जो इन्होंने उठा दिया है कि कुछ धर्मों के लोगों को हम अपने यहाँ शहरियत दे देंगे और उन्हें कोई कागज़ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अपने देश के अंदर लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। कितने ठीक। लोगों के पास कागज़ होगा? सवाल मुसलमानों का है ही नहीं। सवाल ये है कि गाँव के अंदर एक दलित के पास क्या कागज़ हैं? सवाल ये है कि एक एसटी के पास, ट्राइबल्स के पास क्या वो कागज़ हैं? और फिर जब आपका तंत्र उनसे कागज़ माँगेगा, तो कौन-सा कागज़ रिजेक्ट कर देगा और कौन-सा कागज़ को एक्सेप्ट करेगा? और एक आम शहरी से कितने पैसे लेके करेगा? उससे कितनी रिश्वत लेगा? वरना उसको धमकी देगा कि हम तुमको इस देश का शहरी मानने से इनकार करते हैं। ये है बड़ा बड़ा खतरा। ठीक। ये बड़ा खतरा सबके ऊपर मंडरा रहा है। और इसीलिए मैंने बात की थी इस बात की कि एक मस्जिद गिराकर कितने मंदिर तोड़ दिए, उनका कोई हिसाब नहीं है। एक मुसलमान को मुद्दा बना करके कि हमें उनकी शहरियत का प्रमाण चाहिए, कितने और सिटिज़न्स, कितने और शहरी जो इस देश के हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया जाएगा वो कैसा होगा, ये कम से कम असम की जनता ज़रूर समझ रही है। वहाँ सवाल हिंदू-मुसलमान का नहीं है। वो पूरी ठीक। तरह से सीएए को और एनआरसी को दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो शहरियत के ऊपर सवाल उठा है, उसमें मुसलमान नहीं हैं, उसमें हिंदू ही हैं। और ये ठीक। गलती उनको बाद में महसूस हो रही है। तो इस बीच सवाल ये भी है कि अमित शाह कह रहे हैं कि भाई सीए को आप इस नजर से क्यों देख रहे हैं कि किसी की नागरिकता हम लेंगे। इस नजरिए से देखिए ये तो नागरिकता देने वाला कॉन्सेप्ट है। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम लीडर और आज जो 2020 का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर है अभिनव चंद्रचूड़ का, वो भी तमाम दलीलों के जरिए सीए को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। और सवाल वो वहां कर रहे हैं कि ठीक है आपने मजहब सिलेक्ट किए, कुछ मजहब छोड़ दिए, वो भी एक सवाल है, लेकिन जो लोग मजहब को ही फॉलो नहीं करते उनकी नागरिकता को लेकर आपने कोई इसमें चीजें मेंशन नहीं की, क्या उनके साथ अन्याय नहीं होता है? वो नहीं है। दूसरा, क्या ये सीए और एनआरसी को क्लब करके देखना जरूरी है? सीए को अलहदा रखकर अगर हम देखेंगे तो क्या कुछ चीजें मिसिंग हो जाएंगी? 2-3 चीज़ें हैं। जी। एक तो मेरे जैसे लोग जो जो किसी मज़हब में यकीन नहीं रखते, उनका क्या होगा? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। और फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? भई इस वक़्त दुनिया में कहीं डिज़ास्टर हो रहा होता, जिस तरह से लोग बँटवारा हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस वक़्त जिस तरह से लोग आ गए थे, उन्हें ज़रूरत थी हमारी मदद की, जो लोग अपने बेसरो-सामानी में यहाँ आए थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा कि कोई बड़ा डिज़ास्टर हो रहा हो। आपको ज़रूरत क्या थी? आपको ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की थी कि आप हिंदू-मुसलमान के मसले को उठाएँ, वो खलीज, वो दरार बड़ी कर दें। और ये बात बिल्कुल साफ सामने आ रही है, जो आप कह रहे हैं ना कि अलग-अलग तरह के लोगों के ऊपर दुनिया में उत्पीड़न हो रहा है। आपके दिल में उनके लिए दर्द नहीं जाग रहा? कुछ खास लोगों के लिए जाग रहा है, तो क्यों जाग रहा है भाई? इसकी क्या वजह है इस वक़्त? मैं ये समझता हूँ कि फ़ैशिज़्म इमोशंस के कंधों पे सवार होके आता है, दुश्मन तलाश करता है,
मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दुश्मन तलाश करता है। ये उन दुश्मनों को तलाश करने में लगातार लगे हुए हैं। इसने इनको कुछ छोटे पीरियड के लिए, पिछले 10 साल के लिए फ़ायदा दिया है। चीफ मिनिस्टर अगर आपको याद हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी, वो चीफ मिनिस्टर ऐसे ही बने थे। अगर दंगा नहीं होता तो वहाँ हारने जा रहे थे। अगर वो S6 ना जलाया गया होता इनके द्वारा, तो फिर वहाँ पे जीत नहीं सकते थे ये। तो इन्हें मालूम है कि हिंसा के बलबूते के ऊपर उसी के कंधों पे सवार होके सत्ता मिल सकती है, और जब सत्ता मिल जाए, तो उसी खलीज को बढ़ाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ऐसे में जिस तरह की प्रतिक्रिया अक्रॉस द सोसाइटी हमें देखने को मिल रही है, असम में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। साउथ इंडिया से भी तमाम तरह की आवाजें, खासतौर पे तमिलनाडु के लीडर और तमाम तरह से वहां बयान आ रहे हैं कि इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केरल के भी चीफ मिनिस्टर का बयान, दिल्ली के भी चीफ मिनिस्टर के कुछ इसी तरह के बयान। लेकिन जो खामोशी है, हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि मुसलमानों की खामोशी, क्या इसे स्ट्रेटजिक खामोशी कहेंगे, किसी एक समझदारी का फैसला कहेंगे कि आपका एक भी प्रोटेस्ट इस वक्त चुनाव में भारी पड़ सकता है, जो मुहिम है ध्रुवीकरण करने की, उसको फायदा पहुंचा सकता है, इसलिए इस वक्त की खामोशी एक तरह से कहें कि एक स्ट्रेटजिक और एक मसलहत वाली खामोशी मानी जा सकती। इस वक़्त ख़ास तौर से यूपी और नॉर्दर्न इंडिया का मुसलमान और हिंदू दोनों बेहद सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहते। ख़ास तौर से इस वक़्त मैं समझता हूँ आवाज़ ना उठाने की जो स्ट्रैटेजी है, वो चाहे वो डर उसकी बुनियाद हो, उसके बावजूद ये कारगर साबित होगी, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि लगातार एक-दूसरे को उकसाया जाए, उससे नफ़रतें बढ़ें और इनको वोट मिल जाए। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, उसकी वजह से इनकी साँसें फूली हुई हैं। इन्हें डर लग रहा है कि कम हो जाएँगी सीटें या ये हार सकते हैं। मुझे लगता है ठीक। कि ये हार सकते हैं, और इसका डर इसलिए है कि आप ये सोचिए जो इन्होंने किया है औरों के साथ, जी। यानी ईडी का भेजना, सीबीआई का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल, कोर्ट के फैसलों का इस्तेमाल, मार देना जजेस को, ये सारी चीज़ें, ये सारा सबक औरों के पास भी तो आया ना, ठीक है। और भी तो सीखे हैं लोग। जिनके घरों पे वो रेड किया गया है, उनको भी कोई सबक मिला है ना। तो इन्हें ठीक। बहुत डर है इस बात का कि जो कुछ इन्होंने किया है, उससे पॉलिटिकल कल्चर में बदलाव आ गया है। और ये ठीक। जो बदलाव आया है, उसमें हर सीमा रेखा पार कर ली है इन्होंने, हर लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। तो दूसरे लोग भी पार कर सकते हैं वो लक्ष्मण रेखाएँ। ठीक। तो क्या होगा अगर हार गए? इसलिए इनके लिए ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। ठीक है। पहली बात है ये कि अगर सीटें कम होती हैं, जी। मान लीजिए ये तो 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अभी इतनी सीटें हैं जिसमें बहुत कंफर्टेबल तरीके से ज़िंदगी गुज़र रही है इस सरकार की। अगर सीटें कम हो जाती हैं, मान लीजिए 50 ही कम हो जाती हैं, अपनी इन्होंने सरकार भी बना ली, तो भी मोदी और अमित शाह, कम से कम ये 2 शख्सियतें जो हैं, इनकी ज़िंदगी का, इनके पॉलिटिकल करियर का एंड हो जाएगा। डर की बात ये है, इसलिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ठीक। फीस का मुद्दा उठाए या कोई और मुद्दा उठाएँ, कल को ये कुछ और करवा सकते हैं। अभी ठीक। इन्होंने एक छोटा-सा ही इंसिडेंट सही, लेकिन अलग-अलग जगहों पे करवाया है, पार्लियामेंट के ऊपर भी हुआ है। जी। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, और ये एक्सपेरिमेंट और कदम आगे बढ़ा के किया जा सकता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। ठीक है। संविधान के ऊपर सहमी हुई सरकार कोशिश ये कर रही है कि पूरी तरह से हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कब्ज़ा हो जाए, और 15 को वो फैसला हो जाएगा कि पूरी तरह ठीक। से इनका कब्ज़ा इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो जाता है या नहीं। इलेक्शन ठीक। कमीशन के अंदर भी झगड़ा हुआ ही है, ज़ाहिर है, जिसकी वजह से रिज़ाइन करना पड़ा एक इलेक्शन कमिश्नर को। मैं ये समझता हूँ बड़ा वोलेटाइल
सिचुएशन है इस वक्त। और जो ऑपोजिशन है, जो मुसलमान हैं या सिख नेता हैं या जो दलित नेता हैं, उनको बहुत कदम फूक-फूक कर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चिंगारी भी इन्हीं को ही फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर आग भड़क आती है, तो इनको ठीक फ़ायदा है। जा रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, और ये तमाम मुद्दे को जिस तरह से एनालाइज किया आपने, जिन पहलुओं को रखा है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत आपका भी शुक्रिया। आदाब।